हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर मेंटर सांघी सर और आज हम स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है, किस तरीके से चलता है। जी हां, आप सही समझ पा रहे हैं। हम यहां पर सीखेंगे उस टैक्स के बारे में जो हम सबको कई तरीकों से दिक्कत देता है, लेकिन उस टैक्स की एक इंपॉर्टेंस भी है। हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा और वो टर्म है रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन। इसको समझने के लिए आपको एक चार्ट बनाकर दिखाते हैं और उसके जरिए आपको यह समझाएंगे कि क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से एक टैक्स को रिग्रेसिव कहा जाता है। आइए देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में हम लेते हैं एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट को। तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट, ये तीन एंटिटीज हैं। मैं एक एम्प्लॉई हूं और मैं अपने एम्प्लॉयर के यहां नौकरी करता हूं। आई वर्क अंडर माई एम्प्लॉयर, विच मीन्स आई प्रोवाइड सर्विसेज टू माई एम्प्लॉयर। मैं इसके लिए काम करता हूं। इन सर्विसेज की अवज में मेरा एम्प्लॉयर मुझे क्या पे करेगा। मेरा एम्प्लॉयर मुझे सैलरी पे करेगा। ये तो आप सब जानते हैं, सैलरी मिलती है ना, तो सैलरी पे करेगा। जो सैलरी मुझे मिली है, ये सैलरी मेरी इनकम है, इट इज माई इनकम। और इस इनकम के ऊपर भारत सरकार एक कर यानी कि टैक्स लगाती है। यह भी आप लोग जानते हैं, अ टैक्स इज लेविड ऑन दिस इनकम। तो जो टैक्स मेरी इनकम पे लगाया गया है, इस टैक्स को ये एम्प्लॉई कहां डिपॉजिट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इनकम इस एम्प्लॉई ने अपने एम्प्लॉयर से कमाई है, उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है और जो टैक्स बनता है इस इनकम के ऊपर, वो ये एम्प्लॉई गवर्नमेंट को पे करता है। यहां पर दो टर्म्स इंट्रोड्यूस होती हैं। जो पहली टर्म है उसे कहा जाता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स या लायबिलिटी ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोलिए या लायबिलिटी ऑफ टैक्स बोलिए, दोनों में से कुछ भी बोलिए। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, लायबिलिटी ऑफ टैक्स। और दूसरा टर्म है डिपॉजिट ऑफ टैक्स, कि टैक्स को डिपॉजिट करना है। तो दो टर्म्स जैसा कि आप देख सकते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड डिपॉजिट ऑफ टैक्स। जब इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक इंसान के ऊपर है, यानी मेरी इनकम है तो मुझे उस पर टैक्स देना है, तो मेरा इंसिडेंस हुआ या टैक्स की लायबिलिटी मेरी हुई, मतलब मुझे टैक्स पे करना है। तो ये एक टर्म है कि टैक्स है किसका, किसके ऊपर टैक्स पड़ा। मेरे ऊपर टैक्स पड़ा क्योंकि मेरी इनकम है। दूसरा टर्म है डिपॉजिशन ऑफ टैक्स, जो बंदा टैक्स को डिपॉजिट करता है भारत सरकार के पास। अगर ये दोनों इंसान सेम है, इफ बोथ दीज पीपल आर सेम, यानी जो बंदा टैक्स जिसके ऊपर पड़ता है, जिसकी लायबिलिटी है, और जो बंदा टैक्स डिपॉजिट कराता है, ये दोनों लोग सेम है, यानी कि एम्प्लॉय है, तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। इसको डायरेक्ट टैक्स का नाम दिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर यही दोनों चीजें अलग अलग हैं, मतलब ये दोनों लोग अलग अलग हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स या लायबिलिटी ऑफ टैक्स किसी और की है और टैक्स का डिपॉजिट कोई और कराता है, तो इसी टैक्स को क्या नाम दिया जाता है, इसी टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या हुआ, आइए देखें। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हुआ होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। होलसेलर ने एक प्रोडक्ट भेजा रिटेलर के पास, रिटेलर ने उस प्रोडक्ट को बेचा कंज्यूमर को।
आप तमाम चीजें सुबह से लेकर रात तक खरीदते हैं। भाई सुबह से उठते ही हम सबसे पहले ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, नाश्ता करते हैं, गैस चलाते हैं, बिजली जलाते हैं, गीजर जलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, बाहर जाके खाना पीना खाते हैं, किताबें खरीदते हैं, कॉलेज जाते हैं, तमाम चीजें खरीदते हैं। हम कौन हुए? कंज्यूमर्स। इन सब चीजों को कंज्यूम करने के लिए हम एक अमाउंट किसको देते हैं? रिटेलर को देते हैं। और रिटेलर इस अमाउंट को किसको देता है? होलसेलर को देता है। जो ये अमाउंट हम पे कर रहे हैं, कस्टमर पे करता है, इसके अंदर क्या चीज आ रही है? एक स्पेसिफिक टैक्स का अमाउंट आता है। तो ये जो टैक्स का अमाउंट है, इसी प्रोडक्ट में जो मैंने कंज्यूम करा है, इस पे जो टैक्स है या पूरा अमाउंट है, ये मैंने पे करा रिटेलर को, रिटेलर ने पे करा होलसेलर को, और होलसेलर जो है वो इस अमाउंट को डिपॉजिट कराता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स, लायबिलिटी ऑफ टैक्स किसकी है? कंज्यूमर की, यानी कि हम लोग, और उसको डिपॉजिट कौन करा रहा है? होलसेलर करा रहा है। हेंस इस टैक्स का नाम होता है, इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। दिस इज टर्म्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जब हम कोई भी चीज या प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, इस प्रोडक्ट पे जो हम अमाउंट पे करते हैं, आप लोग जानते ही हैं, इस अमाउंट के अंदर जीएसटी होता है या इस अमाउंट के ऊपर जीएसटी लागू होके हम पे करते हैं। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपके पास बिल आया, आपने बिल देखा ध्यान से कि मैंने ये खाया, इसका बिल इतना है प्लस जीएसटी। तो जीएसटी का अमाउंट आप कंज्यूमर होते हुए आपने पे करा रेस्टोरेंट ओनर को। वो रेस्टोरेंट ओनर उस जीएसटी के अमाउंट को किसको डिपॉजिट कराएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हेंस इनडायरेक्ट टैक्स। पे हमने करा, लायबिलिटी हमारी है, लेकिन हम भारत सरकार के पास डिपॉजिट नहीं कराते। तो ऐसे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हुआ जीएसटी। अब वापस आते हैं जिस टर्म को हमने वहां पे लिखा था, और यह टर्म है रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब हुआ द ऑपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव, जो कि प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट हुआ। यानी हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टैक्स में आप जो मर्जी हो, आप पुअर हो, आप रिच हो, आपकी इनकम कम है, लेस, ज्यादा है, हाई, वेरी हाई है, या जीरो इनकम है, बिल्कुल भी इनकम नहीं है, आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो, रिटायर्ड हो, पेंशनर हो, जो मर्जी हो, इन सब चीजों से इस पर्टिकुलर चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस डज नॉट इंपैक्ट दिस टैक्स। यानी हर एक इंसान टैक्स पे करेगा और उस चीज पे टैक्स पे करेगा जो वो कंज्यूम करता है। अगर रेट ऑफ टैक्स बिना मेरा स्टेटस देखे कि मैं पुअर हूं या रिच हूं, मेरी इनकम कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, या बिल्कुल नहीं है, मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जो मर्जी हूं, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने कोई चीज खरीदी है तो उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है। तो ऐसे टैक्स को क्या नाम दिया जाता है? रिग्रेसिव टैक्स। तो रिग्रेसिव टैक्स इज दैट टैक्स which basically has same burden on every single person who is consuming that particular product. इस वजह से रिग्रेसिव टैक्सेशन का भी एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जीएसटी था, रिग्रेसिव टैक्सेशन का भी एग्जाम्पल जीएसटी है। एग्जाम्पल लेते हैं। चाय पी आपने, या कॉफी पी, या क्या पीते हो? भाई ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी वालों को तो शायद समझ में ना आए, लेकिन जो लोग चाय कॉफी धरती से जुड़े हुए लोग हैं, जो दूध चीनी में चाय पीते हैं, आप दूध खरीदते हो, दूध की थैली कितने की है? आपके राज्य में, आपके स्टेट में, आपके जिले में दूध की थैली कितने की है? भाई यहां तो 31 रुपए की दूध की थैली मिलती है, 31 रुपीज हाफ केजी टोन्ड मिल्क। तो अगर 31 रुपीज की थैली मिली, इसके अंदर इस अमाउंट में एक टैक्स का अमाउंट है। फिर हमने चाय पत्ती खरीदी, मान लीजिए 100 रुपीज पर केजी,
तो 100 रुपीज पर केजी में भी एक टैक्स का अमाउंट इंक्लूडेड है। अब कोई भी ये चाय पत्ती खरीदेगा, कोई भी ये दूध खरीदेगा, या फॉर दैट मैटर कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदेगा, इन एवरी सिंगल प्रोडक्ट देयर इज एन अमाउंट ऑफ टैक्स, एक अमाउंट ऑफ टैक्स है, और ये अमाउंट ऑफ टैक्स हम सभी को पे करना पड़ता है। ईच वन ऑफ अस हैव टू पे और आर लायबल टू पे दिस अमाउंट ऑफ टैक्स। तो इसमें जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको ये टैक्स का अमाउंट पे करना है, तो उसमें ये सारी चीजें पुअर, रिच, लो क्लास, हाई क्लास, स्टेटस नहीं देखा जाता। अगर आप ये खरीदोगे तो आपको टैक्स का अमाउंट पे करना पड़ेगा। हेंस जीएसटी या टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज अ रिग्रेसिव टैक्स। इसको रिग्रेसिव टैक्स का नाम दिया जाता है। तो ऐसे ही जब हम रिग्रेसिव की बात करते हैं तो रिग्रेसिव मतलब एक कदम पीछे लेके जाना, या वो पीछे इसलिए लेकर जाना होता है कि भाई ये तो सबके ऊपर सेम लायबिलिटी बता रहा है। It is telling the liability which is same on every single person. Hence it is considered to be a regressive tax. तो regressive tax का एग्जाम्पल क्या हुआ? जीएसटी। और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स का भी एग्जाम्पल क्या हुआ? जीएसटी। इसलिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आइए इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ लेवी, सिंगल लेवी टैक्स वर्सेस मल्टी स्टेज टैक्स। इसको समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में, आपको समझने में, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। देखते हैं। पहले क्या होता था, और पहले से मेरा मतलब है कई साल पहले, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950s, 1960s, 1970s, 1980s, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता था। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 100 रुपीज है, 100 रुपए का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर करा, इसका उत्पादन हुआ। अब इस 100 रुपए के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर ने बेचा। दिस गुड इज गुड ए। गुड ए को होलसेलर को बेचा गया। होलसेलर से मैन्युफैक्चरर ने कितने लिए? 100 रुपीज लिए। ठीक है जी, 100 रुपए लिए। अब होलसेलर भी इसमें कुछ काम करेगा इस प्रोडक्ट में। जैसे होलसेलर का काम होता है, होलसेलर प्रोडक्ट को स्टोर करता है, उसको मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके उसे मैन्युफैक्चरर से अपने पास लेकर आता है गोदाम में, गोदाम से कहां पहुंचवाता है? रिटेलर के पास पहुंचाता है। तो इसका भी वो प्राइस बढ़ता है। तो रिटेलर इस प्रोडक्ट को 120 रुपीज का बना देता है, 120 रुपए का बना देता है। अब होलसेलर जो है इस प्रोडक्ट को किसको बेचेगा? रिटेलर को। जाहिर सी बात है, आगे बेचने के लिए खरीदा है। तो गुड ए को रिटेलर को बेचा गया, और रिटेलर से कितने पैसे चार्ज करे होलसेलर ने? 120 रुपीज, 120 रुपए चार्ज करे, क्योंकि 120 रुपए का हो गया वो प्रोडक्ट। अब रिटेलर के पास आया। अब रिटेलर ने उसमें कुछ काम करा, रिटेलर उसे थोड़ा ट्रांसपोर्ट करके लाया, अपनी दुकान में रखा। उसकी दुकान जो है वो बिल्कुल कस्टमर के पास है, रेजिडेंशियल एरिया में है, तो वहां पर उसने भी कुछ वैल्यू ऐड करी है उस पर। तो रिटेलर ने इस प्रोडक्ट को 130 रुपए का बना दिया। अब रिटेलर क्या करता है? प्रोडक्ट बेचता है कंज्यूमर को, और कंज्यूमर जो है रिटेलर को पे करता है 130 रुपए प्लस सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स पे करता है। मान लीजिए सेल्स टैक्स है 10%, 10% का सेल्स टैक्स कंज्यूमर ने रिटेलर को पे करा। तो 10% ऑफ सेल्स टैक्स इज बेसिकली 13 रुपीज। तो रिटेलर ने 143 रुपीज कलेक्ट करे कंज्यूमर से, और ये जो 13 रुपए का फिगर है, दिस 13 रुपीज, ये जो आप 13 रुपए देख रहे हैं, ये टैक्स के नाम का पैसा है।
ये जमा कराता है रिटेलर किसके पास? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 13 रुपए का टैक्स कलेक्शन आ जाता है, सेल्स टैक्स कलेक्शन। ऐसे सेल्स टैक्स लगा करता था कई साल पहले। सो भारत सरकार हर एक गुड के ऊपर, जब भी वो गुड की बिक्री होगी तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज्ड टू चार्ज सेल्स टैक्स ऑन एवरी सिंगल थिंग। तो ये होता था। अब हुआ क्या जी? क्या हुआ? सोच के देखो, आप कंज्यूमर हो और हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है डिस्काउंट मांगने का। तो कंज्यूमर पहुंचा रिटेलर के पास, आप एक दुकानदार के पास गए, अरे भैया ये कितने का है बताओ, हाउ मच इज दिस फॉर? वो बोलता है जी 130 रुपए का है प्लस 10% सेल्स टैक्स। अरे भैया टैक्स का क्या करोगे, टैक्स हटाओ, आप बताओ ना आपको क्या चाहिए। अच्छा टैक्स नहीं देना, छोड़ो कैश दे दो। तो आपने 130 रुपए कैश दिया, वो पूरा का पूरा 130 रुपए इस रिटेलर की ब्लैक मनी में चला गया। कैश जो है इसकी ब्लैक मनी में चला गया। और हुआ ये कि जो ये टैक्स का कलेक्शन है, सेल्स टैक्स का कलेक्शन है 10% का, ये कलेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं है भाई, आपने जब बेचा बिना बिल के बेचा, कैश में पेमेंट हुआ, बिल दिया नहीं, तो ये 10% कलेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि ये 10% कलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए भारत सरकार का ये 13 रुपए का लॉस हो गया। लॉस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉस ऑफ रेवेन्यू। क्योंकि टैक्स किसकी प्रॉपर्टी होती है? टैक्स होती है भारत सरकार की प्रॉपर्टी। इट्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ना तो आपकी है ना मेरी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो ये जो है ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के पास चला गया। समझे आप लोग? ठीक है। अब भारत सरकार के सामने सवाल ये उठता है कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं होगा, हो पाएगा, कैसे होगा? अगर इसी तरीके से कस्टमर करने लग गए रिटेलर के साथ तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? आप ये सारी की सारी चीजें कैसे एसोसिएट करोगे? आप कैसे टैक्स कलेक्शन करोगे? इससे दो नुकसान है। पहला, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा, बिना बिल के सेल होती रहेगी। और दूसरा, सरकार का रेवेन्यू लॉस होगा। टैक्स का लॉस तो होगा, सरकार को तो रेवेन्यू मिलेगा नहीं। तो इसका तोड़ निकाला गया। और थ्रू आउट मेरी बात हमेशा याद रखें कि जिन लोगों के हाथ में पावर होती है, आप एक पावरफुल पोजीशन के लिए पढ़ रहे हैं, जिन लोगों के हाथ में पावर होती है, पोजीशन होता है, उनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। एवरी सिंगल प्रॉब्लम दे हैव अ सोल्यूशन। तो क्योंकि उनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो इस चीज का भी सोल्यूशन जो है वो निकाला गया। कैसे निकाला गया आइए जानते हैं। इसके लिए दोबारा हम यही सेम डायग्राम बनाएंगे। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि जी थोड़ा सा चेंज कर देते, जरा सा चेंज करेंगे बस, ज्यादा नहीं। मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा, याद है ना 100 रुपए, पिछले हमने स्लाइड में देखा था। 100 रुपीज का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा, ठीक है जी, 100 रुपए का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा, बहुत अच्छी बात है। तो मैन्युफैक्चरर को बोला कि आपने मैन्युफैक्चर करा, अब जब आप इस प्रोडक्ट को बेचोगे तो आप इसके ऊपर 10% टैक्स लगा दो। सो यू टैक्स दिस प्रोडक्ट एट 10%, 10% टैक्स लगा दो। तो मैन्युफैक्चरर इस प्रोडक्ट को होलसेलर को बेचता है, गुड ए, और होलसेलर से कितना चार्ज करता है? 100 प्लस 10। ये 10 रुपए क्या है? याद आए? 10 रुपए टैक्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगाया है। मान लिया जी। अब ये जो 10 रुपीज का टैक्स लगाया है, ये जो 10% टैक्स कलेक्ट करा है मैन्युफैक्चरर ने, मैन्युफैक्चरर इस टैक्स का क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर इस टैक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जमा करा देगा। सो दिस टैक्स अमाउंट विल कम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि टैक्स ना तो मैन्युफैक्चरर का है ना होलसेलर का है, टैक्स तो गवर्नमेंट का है। अगर आपने टैक्स के नाम पे कुछ भी इकट्ठा करा है, आपको कहां पे करना पड़ेगा?
भारत सरकार को पे करना पड़ेगा। सो यू पे 10 रुपीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने दे दिया जी, बहुत अच्छी बात है। अब होलसेलर के पास प्रोडक्ट आया। अब होलसेलर ने प्रोडक्ट में क्या करा, कुछ वैल्यू ऐड करा। याद है, होलसेलर ने 100 रुपए के प्रोडक्ट को 120 का बना दिया, 120 का बना दिया। होलसेलर ने ये प्रोडक्ट गुड ए किसको बेचा, रिटेलर को, और रिटेलर से कितने चार्ज करें, 120 प्लस 10% टैक्स। तो 10% टैक्स कितना हुआ, 12 रुपीज हुआ, 120 का 10% 12 रुपए हुआ। तो होलसेलर ने 120 प्लस 12 ये इकट्ठा करा। होलसेलर भी 10% टैक्स कलेक्ट करेगा, तो होलसेलर ने 10% टैक्स कलेक्ट करा। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब होलसेलर के पास टैक्स के नाम के 12 रुपए पड़े हैं, राइट। अब ये टैक्स किसकी प्रॉपर्टी है बताओ, टैक्स तो सरकारी प्रॉपर्टी है ना, आपकी है ना, मेरी है ना, इनकी है ना, किसी की नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो होलसेलर ये 12 रुपए किसको देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा। ठीक है जी, तो होलसेलर ये 12 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा। अब 12 रुपए अगर होलसेलर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिए, तो गवर्नमेंट के पास सेम प्रोडक्ट पे, इस गुड ए पे 10 रुपए टैक्स तो जा चुका है। अगर आप 12 रुपए फिर से जमा करा दोगे तो क्या हो जाएगा, डबल टैक्स हो जाएगा। डबल टैक्स क्यों हो जाए, अब जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल टैक्स जाएगा। 12 माइनस 10 2 रुपए, 2 रुपए का टैक्स जाएगा। तो ये 10 रुपीज जो होलसेलर ऑलरेडी पे कर चुका है मैन्युफैक्चरर को, ये 10 रुपीज, इस 10 रुपीज का होलसेलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट का मतलब है फायदा मिल जाएगा। कैसे नाम आया देखिए, होलसेलर ने क्या खरीदा मैन्युफैक्चरर से, गुड ए, इनपुट आया, उस इनपुट पे होलसेलर ने क्या पे करा, टैक्स 10 रुपए का। तो इनपुट टैक्स 10 रुपए का पे करा, और इस 10 रुपए के इनपुट टैक्स का होलसेलर ने क्रेडिट ले लिया। 10 रुपए में जब मैं, भाई 10 रुपए होलसेलर दे चुका है ना, तो फिर दोबारा 12 रुपए क्यों दे, वाई शुड द होलसेलर पे अगेन ऑन द अमाउंट। तो होलसेलर सिर्फ और सिर्फ कितने पे करेगा, जितने का उसने वैल्यू ऐड करा है। 100 पे टैक्स जा चुका है, अब उसने 100 के प्रोडक्ट को 120 का बनाया, तो वैल्यू ऐड कितना हुआ 20, और 20 पे कितना टैक्स बनता है 2 रुपीज का। तो होलसेलर ने 2 रुपीज का जो टैक्स है ये जमा कराया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, 2 रुपए का टैक्स गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो ये चला गया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब रिटेलर ने भी इसमें कुछ वैल्यू ऐड करा 120 के प्रोडक्ट पे। रिटेलर ने गुड ए कंज्यूमर को बेचा, और कंज्यूमर से चार्ज करा 130 प्लस 10% टैक्स। तो ये जो 10% टैक्स है 13 रुपए है, ये चार्ज करा रिटेलर ने। रिटेलर के पास कितना टैक्स आ गया, 13 रुपीज। रिटेलर ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर चुका है, 12 रुपीज टू होलसेलर। तो इस चीज का रिटेलर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा। रिटेलर के पास कितना बचा, 1 रुपया, 1 रुपी, और रिटेलर इस 1 रुपी को कहां डिपॉजिट करा देगा, गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास 10 रुपए मैन्युफैक्चरर ने दिए, 2 रुपए होलसेलर ने दिए, 1 रुपए रिटेलर ने दिया। गवर्नमेंट के पास टोटल कितना कलेक्शन टैक्स का पहुंचा, 13 रुपीज। कंज्यूमर ने टोटल कितना टैक्स पे करा, 13 रुपीज। टैली हो गया, मैच हो गया। जितना गवर्नमेंट के पास गया कंज्यूमर से उतना ही रिसीव हुआ। और पिछले वाले एग्जांपल में आप 13 रुपीज ही चार्ज कर रहे थे, लेकिन लास्ट पॉइंट ऑफ सेल पे, सो यू वर चार्जिंग एट सिंगल लेवी टैक्स एट द एंड। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या करा, उस सेम सिंगल लेवी टैक्स को हर एक स्टेज पे लागू कर दिया। तो ये जो टैक्स है ये मैन्युफैक्चरर भी है, इस स्टेज पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, सारे पे करेंगे। ये तो मैंने बड़ी छोटी सी साइकिल बनाई है। ऐसे अगर बीच में 20 लोग पढ़ रहे हैं, 20 इंटरमीडियरीज हैं, बड़ा होलसेलर, छोटा होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जिबिटर, ये वो दुनिया भर के लोग हैं, तो ये जितने भी लोग हैं, बीच के जितने भी लोग आ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग थोड़ा 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 टैक्स पे करते रहेंगे। तो इस टैक्स को नाम दिया गया वैल्यू एडेड टैक्स। आई रिपीट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि आपने क्या करा, टैक्स लगाया वैल्यू एडिशन पे।
वैल्यू एडिशन पे। जितने से वैल्यू ऐड होती जा रही है उतना 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 मैं टैक्स लगाता जा रहा हूं। सो इट वॉज टर्म्ड एज वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स का जो पूरा हिसाब किताब यहां पे बैठा है, ये कैसे होता है? मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज की वैल्यू ऐड करी तो उसने 100 पे टैक्स पे करा। होलसेलर ने कितनी वैल्यू ऐड करी 100 के ऊपर? 20 रुपीज, उसने 2 रुपीज का टैक्स पे करा। रिटेलर ने कितनी वैल्यू ऐड करी 120 से 130, 10 रुपीज, तो उसने 1 रुपए का टैक्स पे करा। तो जितने से आप वैल्यू ऐड करोगे उतना ही टैक्स पे करोगे। इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी स्टेज टैक्स, क्योंकि हर स्टेज पे लगाया जाता है ये। सो दिस इज वैट। तो पहले जमाने में जिस टैक्स को सेल्स टैक्स या लास्ट पॉइंट पे जो लेवी होने वाला टैक्स है सेल्स टैक्स कहा जाता था, उस टैक्स को आज की डेट में वैल्यू एडेड टैक्स का नाम दिया जाता है। इट इज टर्म्ड एज वैल्यू एडेड टैक्स और वैट। तो वैल्यू एडेड टैक्स या वैट लागू हुआ, दिस इज समथिंग दैट वाज लेवीड। और ये वैल्यू एडेड टैक्स लाया गया 2-3 वजहों से। एक तो टैक्स की चोरी नहीं होगी, दूसरा गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, तीसरा हर स्टेज पे जो है गवर्नमेंट को टैक्स का कलेक्शन मिलेगा। तो थोड़ा 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 गवर्नमेंट को हर स्टेज पे मिलता रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वैट का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्सेशन विच इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट को कि होता क्या है। देखिए जी, सबसे पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, इसके बाद प्रोडक्ट सेल होता है। तो सेल में या तो प्रोडक्ट सेल होता है इंट्रास्टेट सेल, या प्रोडक्ट सेल होता है इंटरस्टेट सेल, या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। 3 पॉसिबिलिटीज है किसी भी प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, या तो वो उसी स्टेट में बिकेगा जिस स्टेट में वो बना है, या वो किसी दूसरे स्टेट में बिकेगा, या वो एक्सपोर्ट होगा, और चौथी कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक टैक्स लगाती थी। इस टैक्स को कहा जाता है एक्साइज ड्यूटी। कि मैन्युफैक्चर होते ही, जैसे ही प्रोडक्ट बना, जैसे ही तुमने मैन्युफैक्चर करके पैकेजिंग करी, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग गई। एक्साइज ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी है जो कि बिना पे करे आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री छोड़ ही नहीं सकता। एक्साइज इंस्पेक्टर फैक्ट्री के अंदर बैठा होता है, आप आप जा ही नहीं सकते फैक्ट्री के बाहर। तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो पे करनी पड़ती है आपको, तभी प्रोडक्ट बाहर जा सकता है। फिर अब वो प्रोडक्ट जब फैक्ट्री के बाहर निकला तो या तो वो सेम स्टेट में बिकेगा, तो इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट। अगर ये प्रोडक्ट बिका तो इसके ऊपर लगाया जाता था वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वैट। इंट्रा स्टेट सेल में जो टैक्स लगता है ये लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। भाई मेरे स्टेट में बना, मेरे स्टेट में बिक गया, इसके ऊपर पूरी तरीके से ज्यूरिसडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट की होती है। स्टेट गवर्नमेंट उस पर वैट लगाती है। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंट्रा स्टेट सेल में लगा। अच्छा, अब एक प्रोडक्ट जो एक स्टेट में बना, ऐसा तो है नहीं वो उसी स्टेट में खाना कंज्यूम किया जाएगा, वो दूसरे स्टेट्स में भी बिकेगा। हम जो खरीदते हैं, अगर आप डेयरी मिल्क खाते हो तो डेयरी मिल्क तो एक ही जगह बनती होगी, लेकिन पूरे इंडिया में मिलती है। तो पूरे इंडिया में मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट सेल। अब इंटरस्टेट में सोच के देखो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने अपने स्टेट में मैन्युफैक्चर करा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर करा, अब वो प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल जा रहा है। अब मैं बोलूं कि मैं अपना वैट लगाऊंगा तो शायद वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ना माने। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बोले कि हम अपना टैक्स लगाएंगे, वो हो सकता है मैं ना मानूं। तो इसमें हमेशा फाइट होती रहेगी, स्टेट आपस में लड़ते रहेंगे क्योंकि इंटरस्टेट सेल है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? हाउ टू सॉल्व दिस? इसको सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगाया, इसका नाम रखा गया सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी। सीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू करा, इंटरस्टेट सेल सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स या सीएसटी। और तीसरा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी, जिसको आप लोग कस्टम्स ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। कस्टम्स ड्यूटी लागू करी गई।
सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज जहां पे टैक्स लगा करता था पहले जमाने में। अब सिस्टम तो चल रहा है, ये सिस्टम कब से चला आ रहा है पता है? पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये सिस्टम, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, फिर ये पहले वैल्यू एडेड टैक्स की तरह सेल्स टैक्स था, जो मैंने आपको भी समझाया है। सेंट्रल सेल्स टैक्स हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, एक्सपोर्ट पे हमेशा से कस्टम ड्यूटी लगती थी, तो चला आ रहा है बहुत दशकों से। इस सिस्टम में हमेशा से एक प्रॉब्लम थी, एक फ्लॉ था, और वो फ्लॉ क्या था? सिस्टम का फ्लॉ हमेशा से था, लेकिन वो फ्लॉ था क्या? व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम? लेट्स अंडरस्टैंड। वो प्रॉब्लम बेसिकली ये थी, देखिए एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज का, जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है 10% पे, तो 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती है 100 रुपए के प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट का प्राइस 110 हो गया। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो 110 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा है, ही इज सेलिंग अ प्रोडक्ट वर्थ 110। अब जब वो पॉसिबिलिटी क्या है, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट या एक्सपोर्ट, 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर वो प्रोडक्ट इंट्रास्टेट बिक रहा है, मतलब स्टेट के अंदर बिक रहा है, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? अगर वो इंट्रास्टेट बिक रहा है तो क्या होगा? इसके ऊपर लगेगा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है जी। अब वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो लग रहा है, तो वैल्यू एडेड टैक्स, मान लीजिए ये वैल्यू एडेड टैक्स 10% पे लगेगा, तो ये लगाते थे वैल्यू एडेड टैक्स 110 के ऊपर टैक्स एट 10%, 11 रुपए, जो कि पड़ता है 121 रुपए, 121, ये टैक्स लग गया। अब जरा सोचो कि ये क्या है, हुआ क्या? आपने वैट लगा दिया, वैल्यू एडेड टैक्स। सोचो इस चीज को, सोचो, मैं चाहता हूं आप थोड़ा दिमाग लगाओ, जोर डालो अपने दिमाग पे। आपने ये टैक्स लगा दिया इस अमाउंट के ऊपर, 110 रुपए के ऊपर, तो प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्साइज ड्यूटी लगाई, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी है, बिल्कुल सही बात है, फेयर है, आप पे करते हो। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने वैट लगाया, ये भी फेयर है। लेकिन ये जो वैट का अमाउंट है 10%, ये लगा 110 पे। 110 का ब्रेकअप ये है कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है और 10 रुपए का टैक्स है। समझ रहे हैं आप? 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 10 रुपए का टैक्स है। ये जो 10% है, ये लगना चाहिए था 100 पे, लेकिन ये लग गया कितने पे? 110 पे। मतलब इस टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। एक ऑलरेडी टैक्स इसमें है, इसके ऊपर आपने 10% टैक्स और लगा दिया, तो ये हो गया 11 रुपए। सो 121 रुपीज। आप समझ रहे हैं? ये टेक्निकल फॉल्ट है। आप प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाओ, आप उसके अंदर टैक्स का अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स मत लगाओ। जब आप उसके ऊपर भी टैक्स लगा देते हो, वो टैक्स ऑन टैक्स हो जाता है। उस टैक्स ऑन टैक्स को, इस चीज को अकाउंटिंग भाषा में, इकोनॉमिक भाषा में कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। दिस इज टर्म्ड एज कैस्केडिंग इफेक्ट। ये कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स है। समझ रहे हैं आप? कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, इसका क्या मतलब है? कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि टैक्स के अमाउंट के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, जो कि बहुत गलत है। रीजन, इसका पूरा बर्डन जो है ये कौन बेयर करेगा? ये तो कस्टमर के ऊपर जाएगा। तो कस्टमर के लिए चीज तो महंगी हो गई, द प्राइस फॉर द कस्टमर हैज इंक्रीज्ड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो इस पूरी की पूरी चीज में अगर मैं ये देखूं कि अगर कस्टमर के ऊपर प्राइस बढ़ रहा है तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, ये कैस्केडिंग इफेक्ट गलत है। अच्छा, कमाल की बात यह कि सरकार को पता है इस बारे में, गवर्नमेंट नोज अबाउट दिस वेरी वेल। गवर्नमेंट को पता है कि जी ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर केसेस करे, कंज्यूमर्स ने केसेस करे, पब्लिक इंटरेस्ट पीआईएल फाइल हुई, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने, ब्रांड्स ने केसेस करे। तो एक्साइज डिपार्टमेंट के ऊपर केस कर दिया, डिपार्टमेंट जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स है उसके ऊपर केस हो गया, उसके ऊपर तमाम केसेस हुए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि ऐसा है कि हम तो ये सेग्रीगेट करके टैक्स नहीं लगा सकते, इसमें बहुत ज्यादा मैन पावर और वो चाहिए। क्योंकि एक सोच के देखो जरा, अपने दिमाग में जरा सोच के देखिए, आप एक किराने के स्टोर पे जाते हैं, किराने की दुकान में घुसे, जनरल स्टोर में घुसे। अब जनरल स्टोर में 100 आइटम रखे हैं आपके सामने, हर आइटम का प्राइस अलग है। हर आइटम का जो एमआरपी हम देखते हैं, उस एमआरपी के अंदर जीएसटी भी इंक्लूडेड है या कोई भी टैक्स इंक्लूडेड है। पहले जमाने में तो एक्साइज ड्यूटी और ये सब इंक्लूडेड था, उसमें सारे टैक्सेस इंक्लूडेड है। अब हर आइटम का अलग प्राइस, उस अलग प्राइस के हिसाब से अलग 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 टैक्स।
क्योंकि टैक्स का रेट भी अलग है, छोटा आइटम है कम टैक्स है, बड़ा आइटम है ज्यादा टैक्स है, सिगरेट है अलग टैक्स है, शराब है अलग टैक्स है, ठीक है, कोई और आइटम है, शुगरी आइटम है उस पर अलग टैक्स है, लग्जरी आइटम है उस पर अलग टैक्स है। तो ये जो बेसिक किराने स्टोर वाले आइटम है अलग अलग। अब इतने सारे आइटम्स पे आप यही सेग्रीगेट करते रहो, इसका रेट ये है, एक्साइज ड्यूटी ये है, वैट इतना है, अगर दूसरे स्टेट में बिक रहा है तो सीएसटी इतना है, अलग 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 अलग। तो हाथ जोड़ लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने कि हम नहीं कर सकते, आप चाहो तो वैट डिपार्टमेंट से बोल दो, स्टेट का वैट डिपार्टमेंट कर ले। अच्छा, वैट डिपार्टमेंट ये बोल रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट कर ले, राइट? तो दोनों ने हाथ खड़े कर दिया, हम तो नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम तो आएगी। हाई कोर्ट अलग अलग, पूरे सारे स्टेट्स के अलग 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 हाई कोर्ट तक लेवल केस चला गया। ये ट्राइब्यूनल से ऊपर हाई कोर्ट के लेवल पे केस चल रहा है कि जी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, कैस्केडिंग इफेक्ट है, इतना बर्डन कौन बेयर करेगा? उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। तो जो है इन्होंने वो चीज जाने दी। उसके बाद बहुत सालों बाद ये जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक कमिटी अपॉइंट करी गई। कमिटी किसने अपॉइंट करी थी? सन 2000 में, इन द ईयर 2000, the committee was appointed by Shri Atal Bihari Vajpayee ji, and this was basically an expert task force. This expert task force recommended that a committee be made under an expert. His name was Mr. Vijay Kelkar. In 2003, Vijay Kelkar Sahab submitted his recommendations, submitted his report. विजय केलकर सर ने यह बोला कि आपके साथ ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, ये कैस्केडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि भारत में मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस है। देखिए कितने सारे टैक्सेस हैं। ये एक टैक्स लगा, इसके ऊपर उसी स्टेट में एक और टैक्स लगा, दूसरे स्टेट में ये टैक्स लगा, एक्सपोर्ट पे ये टैक्स लगा। ये कम है। इसका प्रॉब्लम पता है क्या है? ये देखो, इस प्रोसेस के बीच में तमाम टैक्सेस लगाए जाते हैं, जैसे टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय एक बहुत बड़ा टैक्स है। ऑक्ट्रॉय मतलब चुंगी, जो आपने देखा होगा रात के टाइम टॉर्च दिखा दिखा के ट्रकों को रोका जाता है। क्यों रोकते हैं? वो ध्यान रखते हैं कि अगर उसी स्टेट का ट्रक है नहीं रोकेंगे, दूसरे स्टेट के ट्रक को रोकेंगे। एंट्री फीस है, ठीक है, और ऐसे तमाम और भी एडिशनल ड्यूटी है, स्पेशल ड्यूटी है, ऐसी कई सारी ड्यूटीज जो है वो लगा करती थी इसके बीच में। और ये सारी ड्यूटीज किस पे लगती थी? एक्साइज ड्यूटी के साथ इंक्लूडेड अमाउंट पे लगती थी, यानी कि 110 रुपए पे ड्यूटी लगा करती थी, और उसके ऊपर ये सब टैक्सेस लगते थे। अब सोच के देखो, टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, इतने सारे टैक्सेस हैं, आप इतने टैक्स लगा दोगे तो इवेंचुअली इस पूरे का बर्डन कौन बेयर कर रहा है भाई? किसका बर्डन है ये? कस्टमर ही तो बेचारा पिसेगा, कस्टमर का ही तो बर्डन है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त यह चीज बोली गई, द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। केलकर साहब ने क्या आइडेंटिफाई करा? जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस की प्रॉब्लम है। क्योंकि इतने सारे टैक्सेस हैं इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप सारे टैक्सेस को अबॉलिश करके पूरे देश में ले आए वन नेशन वन टैक्स। आई रिपीट, वन नेशन वन टैक्स। दिस इज समथिंग दैट शुड कम इनटू द कंट्री, कम इनटू एग्जिस्टेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट एंड फॉर मल्टीपल अदर बेनिफिट्स। और भी फायदे हैं इसके, बहुत सारे फायदे हैं, अभी बताऊंगा क्या फायदे हैं। तो ये पहली वो कमिटी है जिसने प्रपोज करा कि एक कंसोलिडेटेड टैक्स होना चाहिए, जिसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी। दिस हैपेंड इन द ईयर 2003। अब हुआ ये 2003 के बाद 2004 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, यूपीए गवर्नमेंट आई, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ने भी विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशंस को इग्नोर नहीं किया। इन्होंने जीएसटी पे एक बिल इंट्रोड्यूस करा और कोशिश करी कि इस पे चर्चा हो सके। एक एम्पावरमेंट कमेटी बिठाई गई, ईसी बिठाई गई इसी जीएसटी बिल के ऊपर रेकमेंड करने के लिए, बताइए कि जीएसटी अगर भारत में हो तो वो कैसा होना चाहिए। यह चीज पे चर्चा चली तकरीबन 5 साल, और 2009 में यूपीए गवर्नमेंट अगेन इंट्रोड्यूस्ड 115th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया, कि भारत में जीएसटी होना चाहिए। इस चीज के लिए 115वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया। अब बात यह है कि यदि आपने ये चीज इंट्रोड्यूस करी और ये आई है 115वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो इसमें हमने ये देखा कि ये जो चीज है ये क्या होती है या ये किस तरीके से अप्लाई होती है।
इस चीज पे चर्चा करी जाए। आपको एक ट्रिविया दे देता हूं मैं यहां पर, जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है किसी टैक्स पे, यह बात ध्यान रखें, जब भी कोई नया टैक्स प्रपोज हो रहा होता है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टैक्स आ रहा है, इससे पहले ये टैक्स हमने देखा नहीं है, जब कोई ब्रांड न्यू टैक्स भारत में आए या किसी हमारी कंट्री में आए, तो वो टैक्स तभी इंडिया में आ सकता है जब उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए, वरना नहीं आ सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अ न्यू टैक्स कैन ओनली बी इंपोज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना भारत में आसान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस में। तो यह चीज इंट्रोड्यूस हुई, उसके तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी को बोला गया कि आप इसको स्टडी करें। तो 2009 से लेकर 2013 तक डिसिप्लिनरी कमिटीज जो है इसको स्टडी करें, उनके रिकमेंडेशंस आए, लेकिन इवेंचुअली ये बिल पास नहीं हो पाया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास नहीं हो पाया। 2014 में सरकार फिर चेंज हुई, एनडीए की गवर्नमेंट आई, मोदी जी की सरकार आई। इन्होंने जीएसटी को रिविजिट करा कि जी जीएसटी करते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए इन्होंने नया बिल इंट्रोड्यूस करा, 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2015 में। और क्योंकि भाजपा के पास 2015 में लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी थी और गठबंधन भी था अच्छा खासा, तो लोकसभा में 2015 में ही यह बिल पास हो जाता है और 2016 में यह बिल राज्यसभा में पास हो जाता है। जैसे ही दोनों हाउसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। तो ये बन गया 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इस एक्ट के तहत जितने भी प्रोविजंस भारत में लाए गए हैं वो जीएसटी के लाए गए हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे दैट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड वाया 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसका पूरा टाइमलाइन जो है वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। आइए देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक कि कैसे ये जीएसटी आया है, हाउ जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। और ये जो जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है, इस चीज में टाइमलाइन किस तरीके से अप्लाई होती है, दिस आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। ये देखिए जी, ये देखिए। ईयर 2000 इसमें पहली जीएसटी कमेटी बनाई जाती है, फर्स्ट जीएसटी कमेटी। 2003 में विजय केलकर टास्क फोर्स फॉर्म करी जाती है। ये वही चीजें हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने बोला है। 2004 में जीएसटी को एक एसेंशियल फॉर्म ऑफ रिफॉर्म माना जाता है। 2006 में जीएसटी को पहली बार प्रपोज किया जाता है। 2008 में एम्पावरमेंट कमेटी जो है वो अनाउंस होती है। 2009 में पहला डिस्कशन पेपर आता है और जीएसटी इंप्लीमेंटेशन पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है। फिर स्टैंडिंग कमेटी आती है। 2013 में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आती है लेकिन पास नहीं होता, और 2014 में सरकार जो है वो बदल जाती है, इट चेंजेस। तो जब गवर्नमेंट बदलती है तो उसमें यह देखा जाता है कि न्यू गवर्नमेंट ने जीएसटी बिल में क्या इंट्रोड्यूस करा। 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। 2015 में जीएसटी का बिल लोकसभा में टेबल होता है और 2016 में वो बिल राज्यसभा में आता है। तो इस तरीके से पूरी जीएसटी की टाइमलाइन है और इवेंचुअली जीएसटी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनता है। जो जीएसटी आता है 1 जुलाई 2017 से, तो देख सकते हैं आप 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है इंप्लीमेंट हो जाता है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज एनैक्टेड टू फैसिलिटेट जीएसटी एंड द अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 246 कैपिटल ए इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान में यह चीज ऐड होती है, आर्टिकल 246 कैपिटल ए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो चीजें आनी है, तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लाई जाती है और इसी तरीके से लाई जाती है जिस तरीके से मैंने आपको समझाई है। तो ये है हमारा जीएसटी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
अब जीएसटी किस तरीके से फंक्शन करेगा, क्या करेगा, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन द कॉन्सिक्वेंट नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाय.